जय हिंद। कल की क्लास में हमने कहा था कि कल हम दर्पण और सूत्र और आवर्धन पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे, लेकिन ये चीज़ हम नहीं करेंगे, इसको चैप्टर के ख़त्म होने के बाद कर लिया जाएगा। आज हम प्रकाश के परावर्तन को पूरा एक छोटे से फॉर्म में रिवीजन करेंगे और अपवर्तन को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो आगे रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कहा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, यहां ध्यान दो माध्यम, ये हवा है, इधर सगल क्या हवा है, वायु है, और इससे टकराकर वायु में ही लौट आई है, टकरा के क्या वायु में ही लौट आई। तो वायु यहाँ क्या एक माध्यम है, माध्यम का मतलब समझ रहे हो ना, क्या है माध्यम, एक रूप है, समझ रहे हो। तो वायु क्या है एक माध्यम है, इधर भी सगल वायु ही है, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन ये कांच जो है, ये कांच अलग माध्यम है, ये जो कांच है ये क्या है एक अलग माध्यम, ठीक ना, ये अलग माध्यम। तो उसी माध्यम में हवा से गई, हवा में ही लौट आई, तो उसी माध्यम में लौट आई। ये परावर्तन कहलाता था। परावर्तन के दो नियम थे कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। दूसरा नियम था कि आपतित किरण माने आने वाली किरण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और एक अभिलंब माने आने वाली किरण ये और टकरा के जाने वाली परावर्तित वाली किरण ये और ये अभिलंब, तीनों क्या होंगे एक ही बिंदु पर होंगे। कहाँ होंगे, तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, ठीक है। फिर हमने परावर्तन और परावर्तन पर आधारित अवतल दर्पण के कुछ डायग्राम बनाए थे कि वस्तु यहाँ होगी तो यहाँ होगी। तो इसके कुछ नियम जो थे कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद एफ से जाएगी, अगर प्रकाश किरण एफ से जा रही तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, और अगर सी से जा रही तो सी से ही वापस लौट जाएगी, और अगर पी से जा रही तो तुरंत कोण बना के नीचे चली जाएगी मुख्य अक्ष से, ठीक है ना। ये नियम पढ़ लिए थे। फिर हमने इसके डायग्राम बनाए थे, वो 6 डायग्राम अलग हमने बताए हैं, तो वहाँ यहाँ रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमने दर्पण सूत्र बताया था। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। और इसी में आवर्धन सूत्र बताया दर्पण के लिए कि I/O होता है, ठीक है ना। ये आवर्धन होता है। आवर्धन की कुछ चीजें कल छूट गई, क्या हो गई थी, कल छूट गई, समझ रहे हो। वो आज हम कवर कर लेते हैं और फिर अपवर्तन की ओर चलते हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं। जो कल के छूट गया ना, कुछ हमने कहा था कि इसमें कुछ चीजें छुट्टी हैं, उसको आज बता देते हैं। क्या छुट्टी है, देखो ध्यान से। एक बात याद रखना कि आवर्धन का मान, किसका, आवर्धन का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा और कभी भी 1 से कम हो, ठीक है। कभी भी आवर्धन का मान 1 से ज्यादा नहीं, कभी आवर्धन 2 नहीं आएगा, कभी आवर्धन 3 नहीं है, 1 से छोटा आएगा या तो 1 ही आएगा या 1 से छोटा आएगा, ठीक है ना। हाँ, समझ रहे हो ना। आवर्धन या तो 1 आएगा या तो 1 से छोटा आएगा, और क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा, हाँ आएगा। समझो यहाँ कंडीशन क्या बन रही है कि आवर्धन जो है m जो है क्या होगा, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है मान इधर, और 1 से छोटा हो सकता है, इधर छोटे नंबर इधर बड़े नंबर। तो आवर्धन का मान 1 भी हो सकता है। अच्छा समझो, ये समझ में अगर नहीं आया तो ऐसे समझ लो, सुनो ध्यान। हमने कल क्या कहा था, आवर्धन का मतलब क्या होता है कि वस्तु कितनी बड़ी है, माने प्रतिबिंब कितना बड़ा है वस्तु के। I/O का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब की दूरी या लंबाई और वस्तु की लंबाई, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अगर हम कहें वस्तु जो है 10 है, कितनी है 10 है, और प्रतिबिंब 10 है और वस्तु 5 है, अगर हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो आवर्धन का मान कितना आ गया
2। यहाँ पे क्या था, प्रतिबिंब बड़ा था, प्रतिबिंब बड़ा था, वस्तु क्या थी, छोटी थी। ठीक है, लेकिन यहीं पे कह दें कि O का मान है 5 और I का मान है 10। तो यहाँ पे क्या है, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है। अरे ये तो वही हो गया उल्टा, वस्तु 10 मान लो और प्रतिबिंब 5 मान, तो इसके उल्टा हो गया। यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा था, वस्तु छोटी थी। यहाँ पे क्या हो गया, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। तब आवर्धन का मान क्या होगा, I बटे में O माने 10 बटे 5 बटे में 10। जब ये कटेगा तो 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5 आएगा। एक कंडीशन हमने क्या देखी, जिसमें प्रतिबिंब बड़ा था, वस्तु छोटी थी। एक कंडीशन हमने क्या देखी, जिसमें प्रतिबिंब छोटा है और वस्तु क्या बड़ा है। ठीक है, और आखिरी कंडीशन क्या हो जाएगी, आखिरी कंडीशन क्या है, दोनों बराबर हो जाए, माने I का मान भी 5 है, O का मान भी 5, दोनों बराबर हैं। तब I बटे O क्या हो जाएगा, 5 बटे में 5, तो 5 1 9 5 1 8। तो 3 कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन बनेगी क्या इसमें, या तो वस्तु बड़ी बनेगी, ये छोटी हो जाएगी, या तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु छोटी हो जाएगी, या तो दोनों बराबर हो सकता है। अब इसके अलावा और कोई कंडीशन किसी भी चीज में बनता है क्या, नहीं बनता। समझ रहे हो, हाँ। तो हम इसी 3 कंडीशन को पढ़ लेंगे, इसी 3 कंडीशन को पढ़ लेंगे। समझ रहे हो ना, या तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, या तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, या तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो, तो अगर हम कहें कि प्रतिबिंब बड़ा है, क्या है, प्रतिबिंब बड़ा है, तब आवर्धन का मान कैसे होगा। अभी हमने क्या देखा, जब प्रतिबिंब बड़ा होता है तो आवर्धन का मान 1 से बड़ा आएगा। क्यों आएगा भैया, क्योंकि प्रतिबिंब अगर बड़ा है माने ऊपर बड़ी संख्या है और नीचे छोटी संख्या है। अब ये बताओ, अगर बड़ी संख्या में छोटकाई से भाग देंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। समझ रहे हो, अगर ऊपर 3 है नीचे 2 है तो देखो ऊपर वाली संख्या जो है नीचे वाली से बड़ी है, तो बड़ी है इसलिए 1 से ज्यादा मान आएगा। 2 1 9 2 और 2 5 10, 1.5 आ रहा मान, कितना आ रहा है, 1.5, 1.5 आ रहा है, 1 से बड़ा है। लेकिन अगर ऊपर वाली छोटी हो जाए 2/3, तब इसका मान 1 से छोटा आएगा। देखो 0.6 आएगा लगभग में। तो ये क्या है, 1 से क्या छोटा है, 0 में गया है। समझ रहे हो ना, 0.0 में गया। लेकिन दोनों बराबर हो जाएं तो हमेशा 1 आता है। अब इन्हीं 3 कंडीशन पर आवर्धन की बात हम करते हैं। तो अगर प्रतिबिंब बड़ा है तो माने आवर्धन का मान 1 से बड़ा आएगा। समझ रहे हो, तो m का मान क्या हो जाएगा, 1 के मुकाबले बड़ा हो जाएगा। सुनो, ये जो मोहना होता है ना, जिधर खुलता है वो चीज बड़ी होती है, उसके पीछे वाली से वो चीज बड़ी होती है जिधर मोहना खुल जाता है। समझ रहे हो ना, अगर ऐसे देखोगे, यहाँ मान लो कोई वस्तु रखी है, ऐसे मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो देखो यहाँ की वस्तु छोटी होगी और यहाँ रख देंगे वस्तु को तो बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, हाँ। तो जिधर मोहना ये खुल जाता है ना, वही क्या होता है, माने वो चीज बड़ा होता है। ठीक ना, चिन्ह में कंफ्यूजन होता है ना, ये तो ये चिन्ह 2 तरह का होता है, ये और ये। ठीक है, अगर हम दिखा रहे हैं कि ये वस्तु इससे बड़ी है, ठीक है ना, ये बड़ा है, समझ रहे हो ना, हाँ, ये हो जाएगा लेस देन। क्या हो जाएगा, लेस देन। और ऐसा बड़ा है तो कहेंगे ग्रेटर देन। क्या कहेंगे, ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है, हाँ। तो लोगों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए तुमको बता दें। ठीक है ना, हाँ। जिधर मुंह खुलेगा वो चीज क्या कि पीछे वाली से बड़ी होगी। हमने कहा प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब छोटा है। अब तुम इसका मतलब समझ जाना, अगर प्रतिबिंब बड़ा है तो वस्तु छोटी हो जाएगी, और प्रतिबिंब छोटा है तो उसके विपरीत में वस्तु बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब अगर छोटा है तो m का मान कैसा आ रहा था, देखो अगर छोटी अंक ऊपर है तो मान जो था वो कैसा, 1 से छोटा। m का मान जो है 1 से
छोटा होगा, माने यहाँ m छोटा हो जाएगा, एक बड़ा होगा, समझ रहे हो ना? हाँ, m का मान एक से छोटा होगा। और लेकिन हमने कहा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है। इस कंडीशन में m का मान कैसा है, क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब अगर बराबर है तो मान कितना आता है। तो आवर्धन में तीन कंडीशनें बनती हैं, या तो बड़ा प्रतिबिंब होगा तो m का मान एक से ज्यादा आएगा, छोटा होगा प्रतिबिंब तो एक m का मान, माने आवर्धन, m का मतलब क्या है आवर्धन, आवर्धन का मान एक से छोटा आ जाए, दोनों बराबर उनका आवर्धन का मान एक आ जाए। ये बात याद रखें, ठीक है। ये कभी कभार एक नंबर में पूछ लिया जाता है अगर कि कब आवर्धन का मान एक होता है, तो जब प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर हो तब आवर्धन का मान एक होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, आवर्धन में इतना से ही था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, ये सवाल लगाने में काम आएंगी, याद रखना। प्रतिबिंब बड़ा है माने वस्तु छोटा है तो आवर्धन का मान एक से बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है तो माने वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब m का मान एक से छोटा है, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर है तो m का मान एक है, ठीक है। हटा दें। अब हम बात किसकी करेंगे, अपवर्तन। यहाँ से परावर्तन खत्म होता है और जो चीजें छोटी मोटी बच गई हैं वो सवालों में आ जाती है, किसमें आ जाएंगी, सवाल में कवर होती है, ठीक है ना। हर एक चीज चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो चैप्टर बहुत लंबा चला जाएगा, कुछ चीजें सवालों के माध्यम से हल की जाती है, समझ रहे हो। क्योंकि हमको तो पेपर में सवाल करने हैं, चैप्टर तो लिखना नहीं है। चैप्टर इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोग सवाल समझ सको और कर सको, बाकी और कुछ चीजें सवालों में कवर होती हैं, ठीक है। अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है? अच्छा, परावर्तन ठीक से समझो कि नहीं, कि परावर्तन क्या होता? हाँ, परावर्तन, बहुत गर्मी है ना, परावर्तन समझो ना। परावर्तन में क्या था, अगर परावर्तन समझे हो तो अपवर्तन भी समझ में आ जाएगा। हमने बताया था कि अगर कोई प्रकाश आ रहा है, चिकनी सतह पा रहा है, टकरा के वापस चला जाएगा, ये क्या होता था, परावर्तन होता है। क्या होता था, परावर्तन। लेकिन अब चीज को पलट दो, कोई प्रकाश आ रहा है, पार करके चला जा रहा है, हो गया अपवर्तन। क्या हो गया, हो गया अपवर्तन। माने सिंपल सा मतलब, यहां इस कंडीशन में क्या हो रहा था, अभी हमने बताया था रिवीजन में कि हवा से अगर आ रही, ये क्या हवा है, ये क्या वायु है, और ये जो इतना मोटा सा ये बस ये, क्योंकि इधर भी वायु है, ये कांच है, क्या है, कांच, और ये वायु है, ठीक है। एक चीज होता है माध्यम, क्या होता है, माध्यम, माध्यम मेन। माध्यम क्या होता है, मान लो ये कण कुछ ऐसे उपस्थित हैं और इसके बाहर जाने पे कण कुछ ऐसे हैं, तो यहां देख रहे हो कण बहुत पास पास है, यहाँ बहुत दूर दूर है, तो ये एक अलग माध्यम हो गया और ये एक अलग माध्यम, ठीक है ना। तो जिसमें दूर दूर कण है, जिसमें दूर दूर कण है, वो उसको कहते हैं सरल माध्यम, या इसी का और एक नाम होता है विरल माध्यम, सरल या विरल माध्यम, ठीक है। इसमें कण बहुत पास पास है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सघन माध्यम। तो ये सघन हो जाएगा, या इसी को हम अपने नाम में कहते हैं कठिन माध्यम। क्या कहेंगे, कठिन माध्यम। तो माध्यम क्या होता है, कणों पर निर्भर होता है। तो हमने 9 में अगर पढ़ा है ठोस, द्रव और गैस, तो ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं तो ये सघन माध्यम हो जाएगा, और द्रव के थोड़ा दूर दूर होते हैं तो थोड़ा कम सघन हो जाएगा ठोस के मुकाबले, सघन कम सघन ठोस के मुकाबले। और गैस क्या हो जाएगा, एकदम विरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरल। गैस हमेशा विरल होती है,
इनमें दोनों में बदलता रहता है। अगर ठोस और सघन है माने द्रव है तो ये विरल बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को देख रहे हैं, केवल इन दोनों को, तो ठोस क्या है, सघन है, सघन है, और द्रव क्या है, विरल है। और इन दोनों को देख रहे हैं अगर, तो द्रव जो है वो बन जाता है सघन, बाप ये बन जाता है सघन, और ये विरल बन जाता है। ठीक है, इन दोनों में अगर देख रहे हैं ठोस और गैस में, तो ठोस वाला क्या हो जाएगा, सघन ऑलरेडी है। ठोस हमेशा सघन होगा, गैस हमेशा विरल होगी। ठीक है ना, और ये विरल ही होगा। समझ रहे हो? बदलेगा कौन, द्रव। अगर छुटकाए के साथ माने गैस के साथ आ रहा है तो बेचारा मालिक बन जाएगा, और भड़काए के साथ आ रहा है तो खुद बच्चा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते। तो एक माध्यम ये हो गए, एक माध्यम ये हो गए। ये दोनों माध्यम अलग अलग है ना, समझ रहे हो? मान लो कहीं तुम मेला वेला में गए हो, यहाँ खूब ट्रैफिक लगा होगा, तुमको आने जाने में यहाँ दिक्कत होगी। लेकिन जब के मेला के बाहर निकल जाओ, आदमी दूर दूर होगा, जाने आने में कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी, यहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत होगी। उसी प्रकार इसमें प्रकाश को निकलने में कठिनाई होगी, इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। इसलिए प्रकाश इसको कहते हैं बहुत कठिन चीज है, माने सघन माध्यम है। और प्रकाश इसमें आराम से निकल जाता है, इसलिए कहते हैं सरला है, विरल चीज। सरला है क्या, विरल चीज। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, सघन हो गया और विरल हो गया। तो यहाँ बताओ वायु क्या है, विरल होगी, वायु हमेशा विरल। और कांच क्या है, ये कांच सघन है, क्या है, सघन माध्यम। ठीक है, तो ये टकराई और इधर मुड़ जा रही थी, लेकिन अगर ये इसको पार कर जाए, क्या कर जाए, पार कर जाए, तो हम क्या कहेंगे, वायु से कहाँ चली गई, कांच में। अगर पार कर रही तो हम क्या कहेंगे, वायु से कहाँ चली गई, कांच में। समझ रहे हो ना? फिर वायु में चली गई है। अभी इसकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी केवल इतनी बात करें, कांच को इसने क्यों पार किया। ठीक है, तो वायु से आती थी पहले परावर्तन में, और वायु में ही चली जाती थी। ये तो था अपवर्तन, वो परावर्तन, सॉरी क्या था, परावर्तन। उसी माध्यम से आई, उसी माध्यम में लौट गई, परावर्तन कहलाता। उस माध्यम से कांच में गई, दूसरा माध्यम हो गया। माने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने को ही अपवर्तन कहेंगे। समझ में आ रहा है? एक माध्यम से कहाँ गई, दूसरा कई माध्यम। मान लो कांच अभी इतना मोटा है, क्या है, इतना मोटा है, इसको पार कर गई, मान इसके अंदर गई। समझ रहे? तो अपवर्तन क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है, जाती है लिख लो, जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तब तो यह घटना या प्रक्रिया, कुछ भी कह लो, यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ये समझ में आ, कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन क्या होगा, अरे परिवर्तन लिख दीजिए, हम भी ना बड़े जी, अपवर्तन कहलाता। पढ़ा अपवर्तन, लिख परावर्तन, तुम भी कंफ्यूज, कहाँ परावर्तन करेंगे, हाँ परावर्तन नहीं अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या हो गया, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना? हाँ। तो ये आने वाली किरण है, तो इसको आपतित किरण ही कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे उसमें आपतित किरण। अच्छा, ये आने वाले का कुछ नहीं बदल रहा है, ठीक है ना? हाँ। फिर ये इसके अंदर जा रही है, इस किरण अंदर घुस रही ना, जैसे परावर्तित हो रही, तो परावर्तित किरण ये अंदर जा रही है, अपवर्तन कर रही, अपवर्तित किरण क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तित अपवर्तित। आपतित किरण आने वाली किरण, और अंदर होने आपतन करने वाली, अपवर्तन करवाने वाली किरण को
अपवर्तित किरण। जैसे परावर्तन करवाने वाली किरण को परावर्तित किरण, वैसे अपवर्तन करवाने वाली को अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है ना, ये समझ में आया क्या? यहाँ सघन कौन था? कांच। विरल कौन था? वायु था। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना करते हैं, कल इनके हम और आगे बात करेंगे। फिर स्नेल का नियम इसके बाद आएगा, और भी फिर लेंस आ जाएगा, लेंस में प्रकार आ जाएंगे, और उनके द्वारा बने 6 या 8 प्रतिबिंबों को पढ़ेंगे। F1 और F2 क्या होता है, उनके भागों के बारे में बात करेंगे आगे क्लास में। ठीक है।